हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीटेक कोर्स के अंदर पासिंग रूल्स क्या रहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता है कि उनका ग्रेड पॉइंट क्या है, उनका सीजीपीए कैसे कैलकुलेट हुआ या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पासिंग क्राइटेरिया कितना है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से ग्रेड पॉइंट या आपका सीजीपीए कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि अगर आपको बीटेक डिग्री की हम बात करें सो यू नीड टोटल 168 क्रेडिट्स। कितना? टोटल 168 क्रेडिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अर्न बाय ए स्टूडेंट टू बी एलिजिबल टू गेट यूजी डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन लीप के थ्रू हुआ है तो उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री मिलता है, इसलिए उसका फर्स्ट सेमेस्टर के 21 क्रेडिट पॉइंट और सेकेंड सेमेस्टर के 21 क्रेडिट पॉइंट उसको नहीं करने होते हैं। तो उसके क्रेडिट पॉइंट कितने रह जाते हैं? 168 माइनस 42, तो उसको केवल 126 क्रेडिट्स करने होंगे। तो अगर आपको बीटेक में आपका रीप के थ्रू एडमिशन हुआ है देन यू नीड टू रिक्वायर्ड 168 क्रेडिट्स, और अगर आपका लीप के थ्रू हुआ है तो आपको 126 क्रेडिट करने होते हैं। अब ये जो क्रेडिट है टोटल 168, वो आपके टोटल 8 सेमेस्टर के अंदर डिवाइडेड है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपके 21 हो गए, सेकेंड सेमेस्टर में 21, इसी तरह थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ और फिफ्थ इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा है, तो इनके क्रेडिट पॉइंट 25, 25, 26, 24 है। अब अगर आप बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि आपने लिखा है 21 क्रेडिट, तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल में देखें तो 15 क्रेडिट थ्योरी के रहते हैं और 6 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं। तो थ्योरी के अंदर से जैसे आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं, तो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्रेडिट 4 पॉइंट का है। ऐसे आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी आपने लिया है उसका क्रेडिट 3 है। तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट है, उनका मिलाकर के थ्योरी का क्रेडिट 15 हो जाता है और प्रैक्टिकल को मिला के 6 हो जाता है। तो इस तरह से आपका टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 21 हो गया। तो ये हमको आइडिया लग गया कि टोटल क्रेडिट हमें कितना करना है और सेमेस्टर वाइज कितना कितना क्रेडिट आपके प्रेस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट बात आती है कि जब हम एग्जामिनेशन स्कीम में जाते हैं तो एंड टर्म का जो थ्योरी एग्जाम होगा वो 70% मार्क्स का होगा और जो इंटरनल असेसमेंट है वो 30% या 30 मार्क्स का होगा। तो जैसे आपका पेपर अगर टोटल पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें से 70% मतलब 70 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, 30 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट से जाएंगे। तो अगर 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट से जाएंगे तो वो भी डिवाइडेड होता है, आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट आपका जो फर्स्ट मिड टर्म होगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह आपका जो सेकंड मिड टर्म होता है वो भी 10 मार्क्स का रहता है, तो 20 मार्क्स तो ये हो गए। थर्ड जो आपका 10 मार्क्स पार्ट है वो सरप्राइज टेस्ट या क्लास टेस्ट या असाइनमेंट के थ्रू आपका हो जाता है। तो ये क्लास टेस्ट भी कह सकते हो आप इसको या सरप्राइज टेस्ट भी कह सकते हो। तो टोटल आपका ये कितना हो जाएगा? 30 मार्क्स। दूसरा रहता है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर जो इंटरनल है आपका वो 60% रहेगा और जो एक्सटर्नल है वो 40% रहेगा। अब इंटरनल के अंदर आप अगर इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है देन आपका अटेंडेंस हो सकता है, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो इस तरह से आपके जो थियोरेटिकल पेपर है वो 70-30 रेशियो में है और जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 60-40 रेशियो में है। तो ये तो हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एंड टर्म जो एग्जाम होगा आपका उसका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो एंड टर्म एग्जाम के अंदर जो आपका पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट ए जिसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं और आउट ऑफ 10 आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल वेटेज हो गया आपका 20 मार्क्स का। इसी तरह आपका जो बी पार्ट है वो होता है
उसके अंदर 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो ये टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स का। सी पार्ट के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क्स है, तो ये हो गया आपका 3 क्रॉस 10 इक्वल्स टू 30 मार्क्स। अब आपका जो पहला जो क्वेश्चन जो पार्ट ए है उसके जो 10 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको 25 वर्ड्स की लिमिट दे रखी होती है, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो पार्ट बी और जो पार्ट सी है, तो पार्ट बी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग या एनालिटिक टाइप के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और पार्ट सी जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ये एक जनरल इसका पैटर्न है एग्जाम का, लेकिन अब जैसे कि कोरोना की वजह से कुछ सेमेस्टर्स लेट हो गए तो वहां पर ये पैटर्न चेंज हो गया। चेंज होने से क्या हुआ कि अब आपको चॉइस ज्यादा मिल गई। अब आपके जैसे कि पार्ट ए है तो पार्ट ए में से आपको 10 की बजाय 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। टोटल कितना अटेम्प्ट करना है आपको? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं। सो ये एक जनरल पैटर्न था, पर अभी जैसे आपका एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है ड्यू टू द लेट सेमेस्टर लेट चल रहा है कुछ कोरोना की वजह से, तो 2 आवर्स के अंदर फिर आपकी चॉइस भी बढ़ गई है। अब आपको 10 जो क्वेश्चंस है उसमें से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 10 यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 5 इन पार्ट ए। तो यहां पर ए पार्ट में आपको अब 5 क्वेश्चन ही करने और जो बी पार्ट है उसके अंदर आपको 5 की जगह 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और सी पार्ट में केवल आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो अब इनके जो मार्किंग स्कीम है फिर वो क्या रहेगी कि अगर आप 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो हर एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का है, तो 5 इंटू 3 ये कितना हो गया आपका 15 मार्क्स। इसी तरह जो आपका बी पार्ट है इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 15 मार्क्स का। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है वो हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का रहेगा, तो ये आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। कुल मिला के आपका वेटेज 70 हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन स्कीम है, ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। जैसा इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है इसके अंदर चेंज भी हो सकता है, जैसे कि कुछ सेमेस्टर में ऐसा देखा गया कि आउट ऑफ 10 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। इसी तरह से बाकी में भी चेंज हो सकता है। तो ये तो आपका एंड टर्म का एग्जाम जो हो रहा है उसका पैटर्न। चलिए ये तो हो गया हमारा एग्जाम का पार्ट। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि पासिंग रूल क्या है। तो पासिंग रूल के लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा। सो द एब्सोल्यूट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ ए इंडिविजुअल स्टूडेंट इन एनी सब्जेक्ट shall be converted into relative marks on 100 point scale। तो फॉर्मूला क्या है? yi इक्वल्स टू एक्स आई अपॉन पी मैक्स क्यू। अब यहां पे एक्स आई क्या है आपका? एक्स आई है आपका एब्सोल्यूट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वाई आई जो है वो आपका रिलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो पी मैक्स है वो एक्चुअल में हाईएस्ट एब्सोल्यूट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और Q जो है वो हाईएस्ट इक्विवेलेंट रिलेटिव मार्क्स टेकन फॉर कन्वर्जन। तो अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो एग्जांपल में सपोज अपन मान लेते हैं कि आपके फिजिक्स का एग्जाम में एन टर्म का जो थ्योरी का एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का आता है। अब सपोज किसी स्टूडेंट के उसमें से 49 मार्क्स आए, तो अगर हम बात करें तो 49 आउट ऑफ 70, तो अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा 70%। इसका मतलब हमारे एक्स आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? यहाँ पे 70% हो गई, तो यहां हम लिख देंगे 70। अब बात आती है पी मैक्स। पी मैक्स का मतलब होता है कि हाईएस्ट एब्सोल्यूट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सब्जेक्ट। अब सपोज उस स्टूडेंट के 49 मार्क्स आए, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो टॉपर है जिसके सबसे मैक्सिमम मार्क्स इस सब्जेक्ट में आए हैं वो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से देखना होता है। सपोज टॉपर के जो मार्क्स आए हैं वो सपोज कितने आए? 63 आए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 63 से कितना कैलकुलेट होकर आएगा? 63 बाई 70 क्रॉस 100,
अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये 7 और ये कितना हो गया 9, तो एक्चुअल में 90% जा रहा है। तो कहने का मतलब कि जो हाईएस्ट स्कोरर स्टूडेंट है उसका अगर इस सब्जेक्ट में मार्क्स 63 आया है तो उसने 90% मार्क्स अचीव कर लिए। तो यहां पर हमारे पास एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर हाईएस्ट एब्सोल्यूट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो अगर परसेंटेज हाईएस्ट जो आ रहा है उसकी रेंज 90 टू 100 है, तो जैसे कि अभी आपने कैलकुलेट किया ये 90% आया, तो पी मैक्स की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 90। अगर हाईएस्ट परसेंटेज का जो वैल्यू है वो 80 टू 89 है तो पी मैक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 80 रहेगी। तो यहाँ पे रेंज दे रखा है, इस रेंज के अकॉर्डिंग पी मैक्स कैलकुलेट होता है। तो अभी जैसे आपने हाईएस्ट परसेंटेज कैलकुलेट किया और ये कितना आया 90% आया, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा, इसलिए पी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 90। तो हम यहाँ पे 70 बाई कितना लिख देंगे 90, तो यहां आ जाएगा आपका 90। अब आता है नेक्स्ट Q। Q इज द हाईएस्ट इक्विवेलेंट रिलेटिव मार्क्स टेकन फॉर कन्वर्जन। ये भी एक टेबल से डिसाइड होता है। अगर आपका P मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 75% से ज्यादा है तो Q की वैल्यू रहेगी 100, और अगर ये 60 टू 75% की रेंज में है तो आपका Q रहेगा 89, और अगर 40 टू 60% में है तो 79। तो जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया कि यहां हमारा जो P मैक्स की जो वैल्यू आई थी वो 90% था, जो कि 75 से ज्यादा है, इसलिए Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 100। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर एग्जैक्टली Q की वैल्यू कितनी लगा देंगे 100। और अब इसको कैलकुलेट करा लेते हैं हम। तो ये देखिए कितना आता है, लगभग ये हो गया 700 बाई 9, और उसके परसेंटेज मार्क्स कितने आए थे 70%, लेकिन वो एब्सोल्यूट परसेंटेज ऑफ मार्क्स थे उसके 70%। और अब ये 70% मार्क्स रिलेटिव मार्क्स में जब कन्वर्ट करें तो उसके मार्क्स कितने हो गए 77.7%। तो आपके परसेंटाइल जो है वो एक्चुअल में इंक्रीज हो गए। ये किसके रिलेशन में निकाला आपने, हाईएस्ट जो स्कोरर मार्क्स है उसके रिलेशन में। तो अब आपके जो एग्जैक्टली जो मार्क्स है वो 70% नहीं है, वो हो गए आपके 77.7%। अब अगर आपने सपोज जैसे फिजिक्स का एग्जांपल लिया, अब आपके फिजिक्स में ये जो रिलेटिव मार्क्स है वो कितने आ गए 77.7%। तो अगर ये 77.7% आ गए तो अब यहां पर हम यहाँ पे इसका ग्रेड डिसाइड करेंगे। तो अगर आपका जो रिलेटिव मार्क्स जो अभी आपने कैलकुलेट किया वो कितना आया 77.7%, तो ये आपके थर्ड वाले जो कैटेगरी सॉरी ये जो फोर्थ जो कैटेगरी है इसके अंदर जाएगा, इस वाले के अंदर 75 टू 80 की कैटेगरी में। इसका मतलब आपको इस सब्जेक्ट में B+ ग्रेड मिलेगा। तो आपकी मार्कशीट जो आएगी उसके अंदर ग्रेड पॉइंट तो होगा आपका 8 और आपका ग्रेड मिलेगा B+। तो अगर इसी तरह से रिलेटिव मार्क्स अगर आपका 90 से ज्यादा है तो आपको A++ ग्रेड मिलेगा, और अगर आपका 90 और 85 के बीच में है तो A+ ग्रेड मिलेगा। तो ये सारे ग्रेड्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप उसमें ध्यान रखें कि सबसे जो लोवेस्ट ग्रेड है यहां पर वो E है, E वाला। ये कब मिलता है, जब आपके रिलेटिव मार्क्स 40 टू 45 के बीच में रहता है। अगर आपके रिलेटिव मार्क्स जो भी आपने कैलकुलेट किए लेस देन 40 हो जाता है तो आपके मार्कशीट में F लिखा हुआ आता है। F लिखने का मतलब आपका ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है, इसमें आपके क्या आ गई है, बैक आ गई है। तो अब आपको इस बैक पेपर को वापस से देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बैक पेपर का भी रूल होता है, आपके पास में 2 चॉइस होती है। जब आप बैक पेपर का एग्जाम देते हैं अगेन, तो आप 2 चॉइस कर सकते हैं। या तो आप इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो पहले आए हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं, या उनको भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोनों चांस आपके पास रहते हैं। अगर आपके इंटरनल में अच्छे मार्क्स गए हुए हैं पहले से तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, और अगर आपको लगता है कि वहां भी इंप्रूवमेंट हो सकता है तो आप वहां पे भी आप रीअपियर हो सकते हैं। लेकिन ग्रेस जैसा कोई सिस्टम आजकल नहीं है, आपको रिलेटिव मार्क्स मोर देन 40 रखना ही होगा,
तभी आपका वो सब्जेक्ट क्लियर होगा, अदरवाइज उसके अंदर आपके F लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये तो हमारा ग्रेड और उसके बाद में हुए ग्रेड पॉइंट। तो जब आपके सपोज 5 पेपर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो हर एक सब्जेक्ट का रिलेटिव मार्क्स कैलकुलेट होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रेड और आपको ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये जो ग्रेड पॉइंट आपने कैलकुलेट किया है, जैसे कि यहां आपका ग्रेड पॉइंट कितना बना, जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया था, तो आपके रिलेटिव मार्क्स कितने थे 77.7%, तो आपका जो ग्रेड आया वो B+ आया और आपका ग्रेड पॉइंट जो आया वो कितना आया 8 आया। तो सपोज ये एक सब्जेक्ट का हो गया। इसी तरह जैसे आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा उसका भी ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इन ग्रेड पॉइंट को यूज करके हमारा जो सेमेस्टर का जो CGP है वो कैलकुलेट होगा। अब उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है कि जैसे आपने एक सब्जेक्ट के अंदर जो आपको ग्रेड पॉइंट मिला, अभी जैसे आपने कहा कि फिजिक्स के अंदर आपका ग्रेड पॉइंट कितना आ गया 8 आ गया, और फिर इसी तरह आपका मैथ्स के अंदर ग्रेड पॉइंट, इसी तरह आपका दूसरा कोई सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का उसमें ग्रेड पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पे जितने भी कोर्सेज आपके सेमेस्टर में है, अगर उन कोर्सेज को ग्रेड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे CI.GI। CI मतलब उसका क्रेडिट कितना है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे कि आपने अभी जो कैलकुलेट किया था कि आपका जो फिजिक्स है उसका क्रेडिट पॉइंट सपोज 3 आपके दिया हुआ है और आपने उसका ग्रेड पॉइंट कितना निकाला 8 निकाला, ये एक सब्जेक्ट का हुआ। इसी तरह मान लो मैथ्स है तो मैथ्स का क्रेडिट पॉइंट 4 है और सपोज में ग्रेड पॉइंट आपका 7 आया, तो इस तरह से आपके जो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं उनका आपको टोटल करना होगा अपॉन CI का सम। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल क्रेडिट कितना था हमारा 21, तो यहां से 21 से ही डिवाइड होगा। तो ये जब आप पूरा डिवाइड करेंगे सारे सब्जेक्ट का मिला करके, ये जो कैलकुलेट होके आएगा उसको बोलेंगे CGPA या सेमेस्टर वाइज SGPA। अब जब पूरे कोर्स का CGPA आप निकाल लेते हैं तो यहां पर हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। अगर आपका CGPA 7 या 7 से अबव रहता है तो आपको जो बीटेक की जो डिग्री मिलेगी उसमें लिखा हुआ होगा फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन। तो अगर आपको डिस्टिंक्शन लाना है बीटेक डिग्री के अंदर तो आपका CGPA 7 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर आपका CGPA 6 to 7 के बीच में है तो आपको फर्स्ट डिवीजन अवार्ड होगा, और अगर ये 5 to 6 के बीच में है तो सेकेंड डिवीजन, और 4 to 5 के बीच में है तो ये पास कैटेगरी में आएगा। किसी भी बीटेक कोर्स को पास करने के लिए आपको टोटल 8 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। अगर सपोज आपको पेपर बैक रह जाता है तो आपको मेन एग्जाम के साथ में उसको देना होता है। तो आई थिंक आपको पासिंग रूल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।